शहर के बीचों बीच बसा सूरजनगर बाकी जगहों की तरह दिवाली की शाम में रोशनी से नहाया हुआ था। हर गली में झालरों की चमक, पटाखों की गूंज और मिठाइयों की खुशबू थी। लोग खुश थे, हर चेहरे पर चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक सन्नाटा धीरे धीरे पल रहा था जिसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। परिचय। वो 3 चेहरे आरव, उम्र 24, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। शांत, समझदार और थोड़ा अंतर्मुखी। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ हर त्योहार मनाता था। रिया 23 साल की, हंसमुख और बोल्ड लड़की। उसे सेल्फी लेना, पटाखे जलाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। कृतिका 22 साल की, थोड़ी संजीदा लेकिन अंदर से बेहद डरपोक। वह छोटी बातों में भी डर जाती थी, खासकर अंधेरे में। तीनों पिछले 3 सालों से कॉलेज में साथ थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि दिवाली शहर से थोड़ा बाहर नदी किनारे वाले पुराने फार्म हाउस में मनाएंगे, जहां भीड़ नहीं होगी, बस सुकून और शांति। फार्म हाउस की रात शाम के करीब 7:30 बजे वे तीनों अपनी कार लेकर शहर से निकले। चारों ओर दियों की झिलमिलाहट थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े लाइटें कम होती गईं। रिया ने गाड़ी चलाते हुए हंसकर कहा, आरव यार, तू हमेशा ऐसी जगह क्यों चुनता है जहां लोग डर जाएं? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि असली शांति वहीं मिलती है जहां शोर खत्म हो जाता है। कृतिका ने डरते हुए कहा, शांति तो ठीक है, पर यहां तो अंधेरा ज्यादा है, लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। रिया हंस पड़ी, ओह, तू फिर से डरने लगी। चलो जल्दी पहुंचो, पटाखे फोड़ने हैं। करीब 20 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, जहां दोनों तरफ खेत थे और बीच में एक टूटी फूटी पक्की सड़क। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में सिर्फ पटाखों की चमक थी जो शहर से आती दिखाई दे रही थी। पुराना फार्म हाउस काफी बड़ा था, लेकिन सालों से कोई वहां नहीं रहता था। दीवारों पर जाले, दरवाजों पर झंग और खिड़कियों से आती ठंडी हवा किसी कहानी का इशारा कर रही थी। फिर भी तीनों ने वहां दिवाली मनाने की तैयारी शुरू की। रिया ने मिठाइयां निकाली, आरव ने दिए जलाए और कृतिका ने मोमबत्तियां रखीं। थोड़ी देर में माहौल हंसी और खुशी से भर गया, लेकिन जब उन्होंने पटाखे जलाने की कोशिश की, तभी हवा तेज चलने लगी और दिए एक एक कर बुझने लगे। आरव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी से टॉर्च लेकर आता हूं। जैसे ही वो कार की ओर बढ़ा, रिया और कृतिका अंदर बातें करने लगीं। रिया बोली, कृतिका, तुझे नहीं लगता आरव कुछ बदला हुआ है? आजकल बहुत चुप रहता है। कृतिका ने कहा, हाँ, शायद किसी बात से परेशान है। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। रिया हंसकर बोली, शायद आरव डर गया होगा। वे दोनों बाहर निकली, लेकिन कार वहां नहीं थी। सड़क सुनसान थी, बस एक दिया दूर खेत के किनारे टिमटिमा रहा था। गायब आरव। कृतिका ने डरते हुए कहा, रिया, कार कहां गई? आरव कहां गया? रिया ने टॉर्च से चारों ओर देखा। टायर के निशान मिट्टी में दिख रहे थे, जो खेतों की ओर जा रहे थे। शायद वो गाड़ी घुमाकर ला रहा होगा, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। आरव नहीं लौटा। रिया ने फोन निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर से पटाखों की आवाजें आ रही थीं। कृतिका रोने लगी। रिया, हमें यहां से जाना चाहिए, कुछ तो गलत है। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, शांत रह, मैं देख कर आती हूं। वह खेतों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, मिट्टी में कुछ चमकती चीज नजर आई। वह झुक कर देखती है, आरव की घड़ी और पास में कुछ लाल धब्बे जो मिट्टी पर ताजा थे। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ती है और देखती है, फार्म हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है, एक साया जो उसे देख रहा है। वह डर के मारे पीछे हटती है और चिल्लाती है, कृतिका। लेकिन जब वो फार्म हाउस में दौड़कर जाती है, कृतिका वहां नहीं होती। सिर्फ मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और एक टूटी हुई चूड़ियों का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने फोन फिर से ऑन किया। नेटवर्क अभी भी नहीं था। अंधेरा, सन्नाटा और सच्चाई की पहली झलक। रिया धीरे धीरे पीछे हटती है। तभी पीछे से कोई कहता है, इतनी जल्दी जा रही हो रिया? वो पलटती है। आरव खड़ा है।
उसके कपड़ों पर कीचड़ है, आंखें लाल हैं और हाथ में कुछ चमक रहा है, शायद कोई लोहे की रॉड। रिया की सांसें थम जाती हैं। आरव, ये क्या है? आरव मुस्कुरा। दिवाली की रात का सच, कॉलेज का माहौल धीरे धीरे दिवाली की छुट्टियों की ओर बढ़ रहा था। हर ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन रिया के चेहरे पर कुछ और ही भाव थे। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे किसी अनकहे डर ने उसे घेर रखा हो। कॉलेज खत्म होते ही रिया और साक्षी ने अपने घरों की ओर निकलने का फैसला किया, लेकिन आदित्य ने कुछ अलग ही योजना बना रखी थी। वह दोनों लड़कियों को कहता है, अरे तुम दोनों दिवाली की रात अकेले घर में क्या करोगी? चलो ना मेरे फार्म हाउस पर, सब दोस्त मिलकर छोटी पार्टी करेंगे। पटाखे, लाइट्स, खाना सब कुछ रहेगा। साक्षी को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन रिया ने मना कर दिया। मुझे नहीं आना, घर में पापा का इंतजार रहेगा। लेकिन साक्षी ने उसे मनाने की कोशिश की। अरे थोड़ी देर के लिए चलो ना, तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। रिया को मन मारकर हां कहना पड़ा। रात को करीब 8 बजे आदित्य की वैन दोनों को लेने आई। सड़क सुनसान थी और आसमान में सिर्फ पटाखों की चमक। वैन के अंदर हल्का सा परफ्यूम और शराब की गंध फैली थी। आदित्य खुद ड्राइव कर रहा था और उसके 2 दोस्त राकेश और करण पीछे बैठे थे। शुरुआत में सब सामान्य लगा, गानों की आवाज, हंसी मजाक, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रिया को महसूस हुआ कि आदित्य उसे अजीब नजरों से देख रहा है। वैन के शीशे पर परावर्तन में उसकी नजरें बार बार टकरा रही थीं। आदित्य, यह रास्ता तो फार्म हाउस का नहीं है ना? रिया ने झिझकते हुए पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अरे नया शॉर्टकट लिया है, जल्दी पहुंच जाएंगे। पर शॉर्टकट एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। अब रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी भी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वैन अचानक रुक गई। चारों तरफ अंधेरा, पटाखों की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। क्या हुआ? रिया ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठा राकेश को इशारा किया। वैन के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए। रिया और साक्षी एकदम घबरा गईं। रिया ने तुरंत फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने झपट्टा मारकर फोन छीन लिया। इतनी जल्दी क्या है? पार्टी तो अब शुरू होगी, उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी चिल्लाने लगी, आदित्य, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों के चेहरों पर सिर्फ हवस और वहशत थी। रिया ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर वैन के शीशे धुंधले थे, दरवाजे अंदर से बंद थे। सड़क पर कुछ देर के लिए एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट दिखी। रिया ने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! मगर तभी आदित्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाई तो तेरे साथ जो होगा वो तेरी सहेली के साथ भी होगा। वहां एक सर्द खामोशी छा गई। वैन के अंदर सब कुछ रुक गया। रिया की सांस, साक्षी की चीखें और उस रात की रोशनी। जब वैन फिर से चली तब बाहर पटाखों की आवाज और भी तेज थी, जैसे शहर जश्न मना रहा था और अंदर किसी की जिंदगी टूट चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद वैन एक पुरानी इमारत के पास रुकती है, वही छोड़ा हुआ गोदाम जहां कॉलेज के लोग कभी नहीं जाते थे। रिया को आधी बेहोशी में महसूस हुआ कि कोई उसे घसीटकर अंदर ले जा रहा है। साक्षी की चीख अब भी गूंज रही थी, पर अब उसकी आवाज थकी, टूटी और धीरे धीरे खामोश हो रही थी। रात बीत गई। सुबह जब रिया की आंख खुली तो वह अकेली थी, गोदाम के फर्श पर बिखरे कपड़ों और खून के निशानों के बीच। वह उठने की कोशिश करती है, पर दर्द इतना गहरा था कि उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, क्यों? वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और जैसे तैसे सड़क तक पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे, आंखों में सिर्फ खालीपन। एक राहगीर ने उसे देखकर तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तब तक रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा इतना सुन्न था जैसे सारी भावनाएं किसी ने खींच ली हों। अगले दिन खबर फैल गई, कॉलेज की लड़की के साथ वैन में हुई दरिंदगी, 3 आरोपी फरार। पर असली कहानी अब शुरू होनी थी। रिया ने अस्पताल के बेड पर आंखें खोली और पुलिस इंस्पेक्टर से सिर्फ इतना कहा, मुझे उनका नाम पता है और मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। वह दिन से रात बन गई।
और रिया अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, इंसाफ की आग।